हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। पिछली वीडियो में हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के पार्ट 5 को पढ़ा था और उसी के साथ हमने सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 को अच्छे से समझ लिया है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 31, सेक्शन 32 और सेक्शन 33 के बारे में। सेक्शन 33 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में की जा रही है। सेक्शन 31 की बेड लैंग्वेज कहती है नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of the person। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में की जा रही है वो किसी तरीके का ऑफेंस नहीं होगी अगर उस कम्युनिकेशन की वजह से जिस पर्सन को वो कम्युनिकेशन की जा रही है उस पर्सन को कोई हार्म हो जाता है तो। लेकिन बशर्ते वो कम्युनिकेशन उस पर्सन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। आइए हम इसी चीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कीजिए ए नाम का एक पर्सन है जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है ताकि अपने आप को एग्जामिन करवा सके, और मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ही उसे कैंसर से डायग्नोज किया जाता है और ये पता चलता है कि ए के पास अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं जिंदा रहने को। डॉक्टर इस बात को ए को कम्युनिकेट कर देता है गुड फेथ के अंदर ताकि ए को सच्चाई का पता लग सके। लेकिन इस बात को सुनते ही ए को हार्ट अटैक आ जाता है और उसी मौके पे ए की डेथ हो जाती है। अब इस सिचुएशन में जो डॉक्टर है वो ए की डेथ के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने कम्युनिकेशन गुड फेथ में की थी और वो भी ए के बेनिफिट के लिए। आइए इसी चीज का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए बी नाम का कोई पर्सन है जो कि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिटेड है और ए नाम का पर्सन जो कि बी का दोस्त है वो उससे मिलने के लिए आता है। जो डॉक्टर्स हैं वो ए को पहले ही वार्न कर देते हैं कि उसे बी से किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। ए अंदर वार्ड में जाता है और बी को ये बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही बी को दौरा पड़ता है और बी मर जाता है। अब इस सिचुएशन में जो ए है उसे सेक्शन 31 का डिफेंस नहीं मिलेगा और ए मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। तो अगर हम सेक्शन 31 के एसेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन जो कि किसी भी रूप में हो सकती है, ओरल, रिटन, जेस्चर या फिर कंडक्ट। साथ ही गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। और लास्टली वो कम्युनिकेशन सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। जो बेनिफिट है वो भी किसी भी तरीके का हो सकता है, बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, रेप्यूटेशन या फिर मनी के रूप में भी। आइए अब हम सेक्शन 32 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 32 बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, मतलब ऐसा एक्ट जिसके लिए किसी पर्सन को मजबूर किया गया है धमकियों के द्वारा। सेक्शन 32 की बेड लैंग्वेज कहती है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर वो की जा रही है ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे धमकियों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, और वो धमकियां भी कैसी है जो कि उसके मन में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा कर दे कि अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसकी इंस्टेंट उसी मौके पे डेथ हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि भले ही उसे इंस्टेंट डेथ देने की धमकी दी जा रही है, स्टिल वो मर्डर नहीं कमिट कर सकता और ना ही ऐसा ऑफेंस कर सकता है जो कि स्टेट के खिलाफ हो और पनिशेबल विद डेथ हो। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 32 है ये बेस्ड है एक ऐसी मैक्सिम पे जो कि कहती है प्रैक्टिस में इनविटो फैक्टर्स नॉन इस्ट मेंस एक्टर्स, मतलब एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। मतलब अगर एक एक्ट मेरे द्वारा किया जा रहा है जो कि मेरी ही इच्छा के विरुद्ध है तो वो मेरा एक्ट नहीं है। सेक्शन 32 का प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म to him short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। मतलब अगर आप वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से उस रिस्क की सिचुएशन में खुद जाते हो या फिर आप ये जानते हो कि जिस काम को करने के लिए आपको धमकाया जा रहा है वो काम अगर आप नहीं करते तो आपको हार्म कॉज किया जाएगा, लेकिन स्टिल आपको डेथ नहीं कॉज की जाएगी, आपको किसी भी तरीके का हार्म कॉज किया जाएगा जो कि डेथ से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 32 का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आप उस रिस्क की सिचुएशन में खुद अपनी मर्जी से जाते हो या फिर आपको जो भी धमकी मिलती है वो डेथ के अलावा किसी और हार्म की है तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 32 का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब सेक्शन 32 की एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि अगर कोई पर्सन खुद अपनी मर्जी से डकॉइट्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, मतलब डाकुओं की गैंग को ज्वाइन कर लेता है इस डर से
क्योंकि वो उसको धमकाते हैं कि वो उसकी पिटाई करेंगे, और उसी धमकी के प्रेशर में अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो सेक्शन 32 का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से उस गैंग को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पे जो धमकी भी है वो इंस्टेंट डेथ कॉज करने की नहीं है, बल्कि पिटाई करने की है। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन 2 कहती है अगर एक पर्सन को सीज कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है डाकुओं के द्वारा, और उसे फोर्स किया जाता है कोई ऑफेंस करने को, और साथ ही ये थ्रेट भी दी जाती है कि अगर उसने वो ऑफेंस नहीं किया तो उसकी इंस्टेंट डेथ कर दी जाएगी, वैसी सिचुएशन में वो पर्सन सेक्शन 32 के बेनिफिट को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। आइए अब हम सेक्शन 33 को पढ़ते हैं। सेक्शन 33 कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब ऐसा एक्ट जो कि मामूली सा हार्म कॉज करता हो। सेक्शन 33 की बेयर लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी इस रीजन से कि वो चीज करती है, या फिर उस चीज को करने वाले का ये इंटेंशन है, या फिर उस चीज को करने वाला ये जानता है कि वो चीज कोई हार्म कॉज करेगी, लेकिन वो हार्म इतना कम है, इतना स्लाइट है कि कोई भी ऑर्डिनरी सेंस, साधारण सेंस वाला पर्सन या साधारण टेम्पर वाला पर्सन उस चीज की कंप्लेन नहीं करेगा। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी से कोई बात पूछनी थी और आपने लाइटली उनके कंधे को हल्का सा टच किया ताकि आप उनका अटेंशन ले सको। ये जो कंधे पे टच करना है वो इतना ज्यादा स्लाइट हार्म है, इतना ज्यादा माइनर फिजिकल कांटेक्ट है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन इस चीज की कंप्लेन नहीं करेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक क्राउडेड मेट्रो में जा रहे हैं और आपका जो बैग है वो हल्का से किसी के टच हो जाता है। यहाँ पे भी ये जो हार्म है ये इतना ट्राइवियल है, इतना ज्यादा छोटा है कि ये भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। अब ये जो सेक्शन 33 है ये बेस्ड है एक मैगजिम के ऊपर जो कि कहती है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, जिसका मतलब है लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्राइफल्स। मतलब कानून जो है वो अपने आप को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं करता। सेक्शन 33 से रिलेटेड ही हम एक केस लॉ को पढ़ेंगे जिसका नाम है रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर केपीएस गिल नाम का एक पर्सन होता है, वो एक वुमन की तारीफ करने के लिए उसकी बैक पे हल्का सा पैट कर देता है, और जो वुमन है वो इस चीज के लिए एक सूट फाइल कर देती है, और उसका ये कहना था कि उसकी जो मॉडेस्टी है वो आउटरीच की गई है। और लास्ट में कोर्ट ये जजमेंट देती है कि जो बैक पे पैट करना है वो किसी भी तरीके का ट्राइफलिंग एक्ट नहीं है, और केपीएस गिल को लाइबल ठहरा दिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सेक्शन 33 के बेनिफिट के लिए। कोर्ट को सर्कमस्टांसेस को देखना होगा और किए गए एक्ट को एग्जामिन करना होगा, और वो एक्ट किस मैनर में किया गया है इसे भी एग्जामिन करना होगा। और साथ ही ये टेस्ट लिया जाएगा कि एक रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में होता तो वो क्या प्रतिक्रिया करता, और सब कुछ देखने के बाद ये देखा जाएगा कि उस पर्सन को सेक्शन 33 का डिफेंस दिया जाता है या फिर नहीं। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा सेक्शन 31 को, सेक्शन 32 को और सेक्शन 33 को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।